हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स वंडा। आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मशीन इनपुट की। एज पर योर रिक्वेस्ट कि मशीन इनपुट की सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए एंड मशीन इनपुट के बाद जो भी आप टॉपिक बोलोगे उस पर हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो इस बार जो 2019 का जो आईबीपीएस होगा उसमें ठान लो कि इसे क्रैक करना ही है। जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, मैं आपके संग उसको डिस्कस करूंगी एंड कोशिश करूंगी कि मैं आपको इजी से इजी वे में उसे सॉल्व करके बता सकूं। और अगर किसी कोई भी अगर लेक्चर होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट करा करो कि इस पर दोबारा आप इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है एक बार तो मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगी दोबारा। मैं दूसरे लेक्चर में अगर कुछ और पढ़ा रही हूँ और आपको पहले वाले लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर सॉल्व करूंगी। लेकिन आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताइए। तो मशीन इनपुट को देखेंगे एंड ट्रस्ट मी, इस सीरीज को देखने के बाद आपको मशीन इनपुट के मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आप 100% लॉजिक को पकड़ लेंगे। 100% की गारंटी कभी कोई नहीं देता है। ओके क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीधी बात यही होती है रीजनिंग में कि आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश ये करूंगी कि जितने लॉजिक होते हैं उतने लॉजिक मैं आपको समझा सकूं ताकि आप लोग पेपर में उसके जो लॉजिक है उसको पकड़ सके, उसमें आपको हेल्प मिल सके। ओके तो 100% तो नहीं होता, लेकिन हाँ 90% तो आप अपने लॉजिक यहाँ पे लॉजिक सीख कर जाएंगे। तो जब यहाँ पे लॉजिक सीख कर जाएंगे तो वहाँ पे आप लॉजिक क्रैक कर पाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दिस इज पार्ट 1 एंड मैं कोशिश करूंगी कि इसके करीब करीब कोडिंग एंड डिकोडिंग की तो इतने पार्ट नहीं आए थे, पार्ट 5 ही आए थे क्योंकि वो मुझे सफिशिएंट लग रहे थे, उसके अलावा ज़रूरत नहीं थी। बाकी के जो अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करती रहूंगी। मशीन इनपुट मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लाने पड़ेंगे बिकॉज इसमें लॉजिक आपके काफ़ी सारे हैं एंड मैं कोशिश करूंगी कि जितने अलग से अलग लॉजिक मुझे मिले मैं उनको आपके संग डिस्कस करूं। तो इसमें करीब करीब मिनिमम आपके 8 से 9 लेक्चर आएंगे ही आएंगे और ये डेली आएंगे। तो आप लोग इसे मिस मत करिएगा, लगातार इसे देखिए। आपकी मशीन इनपुट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मशीन इनपुट। मशीन इनपुट कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ज़्यादातर आपके जो मशीन इनपुट होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं। वैसे एक न्यू पैटर्न आने लगा है जिसको आप लोग अल्फा न्यूमेरिक स्टेप टाइप करके पूछा जाता है, मतलब वो भी एक मशीन इनपुट की कैटेगरी में आ गया है। लेकिन बेसिकली इसके दो ही टाइप होते हैं। ओके आपका एक होता है ओल्ड पैटर्न और एक होता है न्यू पैटर्न। सो ओल्ड पैटर्न में आप इन तीन टाइप्स को ले सकते हो। तो ओल्ड पैटर्न क्या होता है, खाली ओनली वर्ड्स को लेकर होता है एक पैटर्न, फिर ओनली नंबर्स को लेके होता है एक पैटर्न, और एक पैटर्न होता है वर्ड प्लस नंबर्स को लेके। ओके देन आपका एक नेक्स्ट पैटर्न आता है या फिर आप बोलते हो जिसको न्यू पैटर्न होता है। तो न्यू पैटर्न में यहाँ पे क्या होता है, मशीन इनपुट आपका खाली नंबर्स से रिलेटेड पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओनली वर्ड्स में जो आपका पुराना पैटर्न आता है उसमें इस तरीके से आपके वर्ड्स लिखे होते हैं जैसे कि पेन, वीडियो, इनपुट, लाइन, बॉक्स। ठीक है तो इस तरीके से आपका यहाँ पे इनपुट गिवन होता है। देन आपके स्टेप, वो जो भी लॉजिक लगा रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर स्टेप गिवन होते हैं। देन आपका ओनली नंबर्स जो होता है वो उसमें खाली आपके इस तरीके से नंबर्स गिवन होते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग वो असेंडिंग चलाएं, डिसेंडिंग चलाएं, स्क्वायर, क्यूब या प्लस माइनस करके जो भी वो उनको पैटर्न चलाना होता है वो अपना पैटर्न चलाते हैं, लेकिन उसमें खाली नंबर्स ही गिवन होते हैं। फिर तीसरा पैटर्न आपका जो आता है ओल्ड पैटर्न में वो होता है वर्ड प्लस नंबर, जिसमें आपका कुछ इस तरीके से गिवन होता है पेन 24, वीडियो ओके 23, 72, 84, देन लाइन, बॉक्स। और फिर इसके बाद ये लोग अपना लॉजिक जैसे कि एक अल्फ़ाबेट, एक वर्ड और एक नंबर को लेके चला रहे हैं, या खाली एक वर्ड और एक वर्ड को लेके चला रहे हैं, उसके बाद नंबर है, नंबर को लेके चला रहे हैं, जो भी इनके लॉजिक होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लोग यहाँ पे स्टेप्स को बनाते हैं। फिर आता है आपका न्यू पैटर्न मशीन इनपुट। तो न्यू पैटर्न मशीन इनपुट में क्या होता है, आपके यहाँ पे दो जैसे कि इस तरीके से दो नंबर्स गिवन होते हैं। ओके ओके यहाँ पे आपके नंबर्स होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि इन दोनों से आपके ये नंबर बनकर आया है, इन दोनों से आपका ये नंबर बनकर आया है, इन दोनों से आपका ये नंबर बनकर आया है। फिर कह देते हैं इन दोनों से आपका ये नंबर बना है, इन दोनों से आपका ये नंबर बना है और इन दोनों से आपका ये नंबर बना है। तो इस तरीके का आपका पैटर्न चल रहा है। अच्छा ये वाला जो पैटर्न है ये ओल्ड पैटर्न के कंपेयर में टफ भी है। टफ इसलिए है क्योंकि इसमें खाली नंबर्स होते हैं
और नंबर्स को पकड़ना थोड़ा सा टफ होता है जो आपका पहला वाला होता है उसके कंपेयर में, क्योंकि उसमें आप लोग स्टेप 1 में क्या चेंजेस हो रहे हैं या किस वर्ड से रिलेटेड या किस नंबर से रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं तो उसको आप पकड़ लेते हो, लेकिन इसमें कहाँ चेंजेस हो रहे होते हैं वो पकड़ में नहीं आता है, तो ये थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि मशीन इनपुट में जितना टफ से टफ लॉजिक आप ढूंढ सकते हो या जितने टफ से टफ लॉजिक की आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस करो। एक बात मैंने नोटिस करी है, जब भी मैं किसी भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन कराती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ऐसा क्वेश्चन तो पेपर में आता ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हम छोड़ देंगे, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही बेकार है, इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। अरे आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है वो इसलिए प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है कि आप क्वेश्चन को देख के डर जाएं या आप क्वेश्चन को सॉल्व ना करें या आप उसकी प्रैक्टिस ना करें। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए कराई जाती है ताकि अगर आप यहाँ पे अपना हार्ड लेवल की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपको मॉडरेट लेवल भी हार्ड लगेगा। ठीक है, एग्जाम के तो एनवायरनमेंट ही अलग होता है, आप यहाँ पे हार्ड करेंगे वो इक्वल है एग्जाम के मॉडरेट को लेकर। आप अगर यहाँ पे टफ लेवल की प्रैक्टिस करते हैं या फिर टफ लॉजिक की प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में आपको क्या पता चलेगा इससे। यहाँ पे अगर आप टफ लेवल की प्रैक्टिस करते हो तो आप 10 लॉजिक को सोचोगे, यहाँ आपके पास टाइम है 10 लॉजिक को सोचने का, और 10 लॉजिक को सोचोगे तो आपके ही माइंड में 10 लॉजिक सेट होंगे, उन्हीं लॉजिक में से आप लॉजिक जो है वो अपने एग्जाम में जाके लगा सकते हो। ओके इसलिए आप ये चीज बिल्कुल छोड़ दो कि ये प्री लेवल है, ये बेस लेवल है, ये एसबीआई लेवल है, ये तो एसबीआई लेवल है, मैं आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें बिल्कुल छोड़ दो। आप रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको छोटा से छोटा क्वेश्चन मिले आप उसे सॉल्व करो, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन मिले उसके पीछे पड़ के सॉल्व करो। सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका जो सेंस है वो कैसा है, माइंडसेट कैसा है, और माइंडसेट कैसे होगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो ये मत सोचो क्वेश्चन बहुत टफ है बहुत इजी है, जहां पे जो क्वेश्चन मिले उसकी प्रैक्टिस करो और 2019 में अपना जो सिलेक्शन है उसको फिक्स करो। बस ये मान लो कि बस ये लास्ट ईयर है, इसी साल हमको सिलेक्शन लेना है। ओके एंड जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, जितनी वेबसाइट मिल जाए, जितने क्वेश्चन मिल जाए, जितने ग्रुप मिल जाए, उसमें से जो जो क्वेश्चन मिल जाए उनको अपना यहाँ पे जो प्रैक्टिस है उसको करना स्टार्ट कर दो। ओके वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जो आपका अल्फा न्यूमेरिक स्टेप्स है इसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी अल्फा न्यूमेरिक एक सीरीज गिवन होती है, फिर आपका स्टेप 1 गिवन होता है, स्टेप 2 गिवन होता है एंड स्टेप 3 गिवन होता है। ओके तो इसमें क्या करते हैं, स्टेप 1 में तो ये लोग बता देते हैं, नीचे इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं कि स्टेप 1 में ऐसे ऐसे करके चेंजेस करे गए हैं या फिर ऐसे ऐसे करके आपको चेंजेस करने हैं। ओके फिर स्टेप 2 में भी बता देते हैं, लेकिन स्टेप 3 को छोड़ देते हैं, स्टेप 2 से ये अलग होता है, लेकिन स्टेप 3 का लॉजिक छोड़ देते हैं और कहते हैं कि स्टेप 3 को आप खुद से फाइंड करिए, और फिर आपको एक अलग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे दी जाती है और फिर उसमें पूछते हैं कि बताइए स्टेप 3 में इसके लेफ्ट में या उसके राइट में कौन सा एलिमेंट आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे, इसके भी 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये इतना टफ नहीं होता है, इजी होता है। लेकिन हाँ एक न्यू पैटर्न है तो लगता ही है, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इजी होता है। ओके सबसे टफ इसमें मैं यही मानती हूँ, या मॉडरेट बोल सकते हो, टफ तो नहीं मॉडरेट ही बोलो, सबसे मॉडरेट मैं यही मानती हूँ जो न्यू पैटर्न मशीन इनपुट होता है। तो हम लोग इस पे बहुत ज्यादा जोर देने वाले हैं, ओनली वर्ड्स एंड ओनली नंबर्स का खाली हम आज एक एक सेट करेंगे, इसके अलावा इस पर वीडियो नहीं आएगी क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अब तो आपके जो प्री एग्जाम होते हैं उसमें शायद देखने को मिल जाए 1-2 क्वेश्चन, वरना नहीं मिलते हैं। तो हम लोग ज्यादातर जो फोकस करेंगे वो हम लोग न्यू पैटर्न मशीन इनपुट पे करने वाले हैं। मैं ज्यादा अगर मैं 10 वीडियोस भी मशीन इनपुट पे लेकर आती हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं 5 वीडियोस जो हैं वो खाली इसी टॉपिक पे लाऊं, 5 से 6 वीडियोस जो हैं वो खाली इसी टॉपिक पे लेकर आऊं। ओके चलिए फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेट 1 को, कि सेट 1 में यहाँ पे क्या रखा है। तो यहाँ पे है ये ओनली वर्ड्स पे बेस्ड है, आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे सेकेंड वाला सेट उसमें वो खाली नंबर पर बेस्ड होगा। ओके अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो खाली वर्ड पर बेस्ड होता है उसका लॉजिक को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपका जो लास्ट स्टेप होता है उस पर चले जाया करो। उस पर जाने से क्या फायदा होता है कि आप उसकी जो बेसिक चीज है उसको पकड़ लेते हो कि इन्होंने जो लास्ट स्टेप में इसको रखा है तो किस तरीके से रखा है। उसके बाद आप देखा करो कि चेंजेस कैसे करे गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्टेप 4 को देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने ए को लिखा है, फिर इन्होंने बी के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें लिखा है, फिर एच को लिखा है, फिर आई के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें लिखा है, एस को लिखा है, फिर टी
बी के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें लिखा है। तो इससे आपको ये तो अंदाजा हो गया है कि इन्होंने सबसे पहले ए का यूज करा है, फिर ए के बाद बी आता है उसका यूज करा है, फिर एच आता है उसका यूज करा है, आई को यूज करा है, एस को यूज करा है, टी टी को यूज करा है। ओके, तो यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या करा है, आपका जो अल्फाबेट सीरीज चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इन सबको सेट करा है। दूसरी बात, मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बताऊंगी, ठीक है। मैं वैसे तो यहाँ पे आप देखोगे सारे जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आपका इनपुट अलग अलग पूछा जाएगा, लेकिन इसमें आपको जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी कि जो शॉर्टकट में आपके नंबर्स पढ़ते हैं वो नंबर्स कैसे डाले जाते हैं, ठीक है। तो इस ये वाला जो इनपुट है इसी इसी में बता दूंगी मैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने क्या करा है, आपका जो अल्फाबेट सीरीज है उसके अकॉर्डिंग इन्हें फिक्स करा है। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो बी है उसके 3 वर्ड्स हैं। ओके, बी के 3 वर्ड्स है, तो इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट को छोड़ के दूसरे अल्फाबेट पे मूव कर गए हैं और ई आई और यू इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इसको फिक्स करा है। फिर एच पर आ गए हैं। अब आई और आई, यहाँ पर आई और आई के 2 वर्ड्स मिल रहे हैं, इसलिए इन्होंने फर्स्ट वाले को स्किप करके किस पर आ गए हैं, सेकेंड वाले जो आपका अल्फाबेट है उस पर आ गए हैं और इसके अकॉर्डिंग इन्हें सेट करा है। फिर आपका एस आता है तो एस को लिख दिया है, टी बाद में आता है तो टी के 3 वर्ड्स हैं उनको लिया है। अच्छा, टी के 3 वर्ड्स है तो आप देखोगे यहाँ पे टी एच और टी एच दोनों सेम है, तो इन्होंने क्या करा है, आपका जो सेकेंड लेटर है उसको छोड़ के जो थर्ड लेटर है उसको पिक करा है, ए और ई को। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ये लोग चल रहे हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये लोग कौन से वर्ड को किस तरीके से पिक कर रहे हैं, यानी कि एक वर्ड को ले रहे हैं एक बार में या 2 वर्ड को ले रहे हैं। दूसरी बात, पैटर्न कैसे चल रहा है, एक आगे एक पीछे सेट कर रहे हैं या फिर सबको पीछे लगाते जा रहे हैं या फिर सबको आगे बढ़ाते जा रहे हैं या फिर एक को एक आगे कर रहे हैं फिर उसके पीछे सब कुछ सेट करते जा रहे हैं। मतलब हमें एक पैटर्न भी देखना होता है कि इनका जो पैटर्न है वो किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले इन्होंने ए को लिखा है। अच्छा, ए को लिखा है तो आप देखोगे इनपुट में आपका ऑलरेडी ए सबसे पहले ही गिवन है, तो इन्होंने ए के बाद ए को तो इन्होंने एज इट इज ऐसे ही उतार दिया है, इस पे तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। और जब भी आपका स्टेप 1 होता है, इनपुट से स्टेप 1 होता है तो उसमें आपके कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही हैं। तो अगर ये ए को चेंज करते या फिर ए को इनपुट से जब स्टेप 1 में लेकर आएंगे तो यहाँ पर तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए इन्होंने ए को एज इट इज लिख दिया है और बी ई एस टी को यहाँ पे लिखा है। तो बी ई एस टी क्यों आया ये तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ए के बाद बी आता है और बी के 3 वर्ड्स हैं, इसलिए इन्होंने सेकेंड लेटर के अकॉर्डिंग ई के अकॉर्डिंग ये लोग बेस्ट को लेकर आए हैं। बाकी इन्होंने सब सारी ही चीज को एज इट इज उतार दिया है। ओके, अब आ बेस्ट के बाद इन्होंने बिन और बुश 2 वर्ड्स को लिखा है। तो 2 वर्ड्स को क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे मान लीजिए बिन यहाँ पे नहीं होता, ओके, बिन यहाँ नहीं होता, बिन यहाँ पे कहीं होता, ठीक। तो हम लोग बेस्ट, अगर बिन यहाँ पीछे की तरफ होता तो आप देखते कि यहाँ पे जब इन्होंने बेस्ट को फिक्स करा है तो बिन यहाँ नहीं होके यहाँ कहीं पीछे की तरफ लगा होता और हम थर्ड स्टेप में क्या करते, बिन को लेकर आते क्योंकि बी ई के बाद बी आई आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपका बी आई यहाँ ऑटोमेटिकली फिक्स हो रहा है, इसलिए इन्होंने बी आई को एज इट इज उतार दिया है और स्टेप 2 में इन्होंने चेंज करने के लिए बी यू एस एच बुश में ये लोग चेंज लेकर आए हैं, उसको पीछे से उठा के आगे लेकर आए हैं। तो स्टेप 1 में या फिर किसी भी स्टेप से जब आप दूसरे स्टेप में मूव करते हो और उसमें अगर जो वर्ड आपको चेंज करना है या जो वर्ड दूसरे नंबर पे लगाना है अगर वो एज इट इज आ रहा है, अपने आप में आ रहा है, तो हम उस वर्ड को छोड़ के दूसरे को सेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे करा गया है। यहाँ पे बिन खुद से आ रहा है इसलिए इन्होंने बिन को छोड़ दिया है और इसके बाद जिसको आना चाहिए उसको पिक करा है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपको नंबर भी डालते हुए बताती हूँ। जैसे कि आपका फर्स्ट स्टेप में ए तो फिक्स होगा ही, ओके, ये तो आपका ऑलरेडी आ रहा है, तो इसके अलावा हमें किसी और को भी फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें बेस्ट भी आएगा, ठीक। देन आप देखोगे बेस्ट के बाद यहाँ पे आपका बेस्ट जब फर्स्ट स्टेप में आएगा तो आपका सेकेंड स्टेप में क्या आना चाहिए, बिन आना चाहिए। ओके, सेकेंड स्टेप में बिन आना चाहिए, बट बिन यहाँ पे ऑलरेडी ही सेट हो रहा है, बिन ऑलरेडी सेट हो रहा है तो आपका बिन भी किस में ही काउंट होगा, फर्स्ट स्टेप में ही काउंट हो जाएगा, ठीक। अब सेकेंड स्टेप में चेंजेस जो आए हैं उसको आप सेकेंड नंबर दोगे। तो सेकेंड स्टेप में आपके चेंजेस किस में आए हैं, बुश पे। इन्होंने सेकेंड स्टेप में बुश को यहाँ पे फिक्स करा है, तो सेकेंड स्टेप में हम बुश को लिख देंगे। तो 2 नंबर किसको डालेंगे, हम बुश को डालेंगे। तो बुश के बाद इन्होंने इन हार्ड इज दैन टू स्टूडेंट द फिक्स ऐसे ही कर दिया है जैसे कि ये एज इट इज रहेगा।
देन स्टेप 3 की बात करते हैं तो आ, बेस्ट, बिन, बुश के बाद इन्होंने क्या करा है, जैसे कि यहाँ पे आपका आई एन इन आ रहा था, उसकी जगह पे किसे लेकर आए हैं, ये हार्ट को लेकर आए हैं। ओके, हार्ट को क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि आप देखोगे बी के बाद आई नहीं एच आता है, तो इसलिए इन्होंने हार्ट को लिखा है और बाकी इनको इसके पीछे कर दिया है। तो यहाँ पे हार्ट को लिखा है, तो स्टेप 3 में किसको चेंज करा है, इन्होंने हार्ट को चेंज कर दिया है और बाकी एज इट इज लिख दिया है। अब अगर आप इनपुट में देखोगे, जब भी आप हार्ट को यहाँ पे सेट करोगे तो एच के बाद क्या आता है, आई आता है। तो आई यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप में आपको आई के जो दोनों वर्ड है उन पर ध्यान देना पड़ेगा और इन दोनों को फिक्स करना पड़ेगा। तो इन दोनों को फिक्स कैसे करोगे आप, सबसे पहले आप एन वाले को फिक्स करोगे, फिर आप एस वाले को फिक्स करोगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्टेप 3 में जिसमें आपने हार्ट को चेंज करा था, उसमें जब आप बाकी को एज इट इज लिख रहे थे, आपका इन और इस अपनी पोजीशन पर जैसे हमें लेकर आना है वैसे ही ऑलरेडी ही आ गए हैं। जब ये ऑलरेडी आ गए हैं तो ये भी किस में काउंट होंगे, आपके स्टेप 4 में नहीं, स्टेप 3 में ही काउंट होंगे। ठीक, मतलब ये अपने आप सेट हो गए, लेकिन किस स्टेप में सेट हुए हैं, ये 3 स्टेप में ही हुए हैं, 3rd स्टेप में ही हुए हैं, तो इनको हम लोग 3rd स्टेप दे देंगे। ओके, अब यहाँ पे इन इज ऐसी सेट हो गया है, बाकी को इन्होंने एज इट इज लिख दिया है। तो जब एज इट इज लिखा है तो आप देखोगे आई के बाद क्या आएगा, टी के वर्ड्स आएंगे या फिर एस के आएंगे, ऑब्वियसली एस के आएंगे, टी बाद में आता है। तो यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, जो स्टूडेंट है उसको फिक्स कर दिया है। ओके, इन्होंने क्या करा है, उस स्टूडेंट को फिक्स कर दिया है, बाकी देन, टू और दा को एज इट इज इन्होंने लिख दिया है। तो यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट है वो किस पर आ जाएगा, 4th स्टेप में आ जाएगा। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है। यहाँ पे गलती ये है कि यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे देन के बाद टू रहेगा और दा ऐसी ही आ जाएगा। ठीक, ये गलती से लास्ट स्टेप उतर गया है। ओके, ये स्टेप 4 है ना। ओके, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट को जब फिक्स करेंगे तो देन, टू और दा को ऐसे ही फिक्स कर देंगे। उसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे स्टेप 5 आएगा और स्टेप 5 में आप क्या करोगे, आ, बेस्ट को लिखोगे, बिन को लिखोगे, बुश, हार्ट, इन, इज, स्टूडेंट को ऐसे लिख दोगे। एंड स्टूडेंट के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जो टी एच देन, टी डब्ल्यू ओ टू और टी एच ई दा फिक्स है, इसमें क्या चेंजेस होगा कि आपका टी एच और टी एच ये दोनों ही आपके वर्ड के जो अल्फाबेट है वो सेम है। तो 3rd वाले लेटर पे जाओगे तो आपका ए और ई, इसमें से क्या पहले आना चाहिए, ऑब्वियसली देन पहले आना चाहिए। तो देन जो पहले आना चाहिए वो आपका ऑलरेडी पहले फिक्स है, तो आपका जो देन वर्ड है वो किस में चला जाएगा, 4th वाले ही स्टेप में चला जाएगा। तो 5th स्टेप में क्या चेंज होंगे, 5th स्टेप में ये चेंज होंगे कि जो आपका टी एच ई दा है, इसको हम लोग 2 के पीछे की जगह पे कैसे लेकर आएंगे, 2 से आगे लेकर आएंगे। तो टी एच ई आगे की तरफ आ जाएगा, 2 पीछे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 वैसे ही पीछे की तरफ ही जाना था, तो ये दोनों जो वर्ड्स है वो कैसे काउंट होंगे, यहाँ पे आपके 5th स्टेप में काउंट होंगे। ओके, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो इसे आप ठीक कर लीजिएगा। राइट, तो यहाँ पे टोटल कितने स्टेप बनेंगे, आपके 5 स्टेप बनेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एयर, व्हाट विल बी द स्टेप 1 ऑफ द फॉलोइंग इनपुट। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका ए से जो रिलेटेड वर्ड है वो आएगा। तो अलोन आएगा या अराउंड आएगा, अलोन आना चाहिए ना ऑब्वियसली। तो अलोन आ जाएगा, तो अलोन यहाँ पे देखोगे, अलोन तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले नंबर पे ही गिवन है, सो पहले नंबर पे गिवन है अलोन। तो इसके अलावा जो इसके बाद आना चाहिए वो हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे। तो अलोन के बाद क्या आना चाहिए, अराउंड आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में चेंज क्या होगा कि अलोन आएगा, उसके बाद अराउंड आएगा, बाकी लॉक, बिजी, यंग, लीप एज इट इज उतार दिए जाएंगे। तो ये आप देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। तो अलोन, अराउंड, लॉक, बिजी, लीप, यंग। आप देखोगे यहाँ पे यंग और लीप को बदल दिया है, तो फर्स्ट तो नहीं होगा। फिर अलोन, अराउंड, बिजी, यहाँ पे आप देखोगे बिजी पहले कर दिया है, ये भी गलत है। फिर अलोन, अराउंड, लॉक, बिजी, यंग, लीप। ओके, आपका जो 3rd ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एंड इसको करने से पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी। एक क्वेश्चन आता है मशीन इनपुट में जिसमें आपका स्टेप गिवन होता है कि ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 1 है। उसके बाद ये पूछते हैं कि बताइए इनपुट क्या होगा। तो उसका हमेशा आंसर जो है वो आप क्या लगा कर आएंगे, सी एन डी लगा कर आएंगे। ओके, सी एन डी क्यों लगाएंगे, क्योंकि किसी भी स्टेप से आप उसके इनपुट का पता नहीं कर सकते हैं कि उसका इनपुट क्या होगा। इनपुट से स्टेप निकल कर आते हैं, स्टेप से कभी भी इनपुट निकल के नहीं आता है, आप ये फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आप उसमें हमेशा क्या लगाएंगे, सी एन डी आंसर लगाएंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कभी आप किसी भी मशीन इनपुट को कर रहे हैं एंड आप अगर उसका लॉजिक पकड़ में नहीं आया है और अगर एक क्वेश्चन ही आया है, तो ये बिल्कुल मतलब एक फालतू का नंबर होता है जिसमें बिल्कुल ही मेहनत नहीं होती है और डायरेक्ट आपको आपका जो आंसर है वो मिल जाता है। राइट, तो इस चीज को आप
ध्यान रखिएगा। अब आपका देखते हैं यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, व्हाट विल बी द स्टेप 3 ऑफ द गिवन इनपुट। तो आपका जो इनपुट गिवन है इसमें स्टेप 3 क्या होगा। सो स्टेप 1 क्या होगा आपका, ए से रिलेटेड कोई यहाँ पे आपका वर्ड है क्या, तो ऑलवेज है, तो स्टेप 1 में आपका ऑलवेज आएगा। स्टेप 2 क्या होगा, बी से रिलेटेड है क्या, नहीं है। सी से रिलेटेड भी नहीं है, डी से रिलेटेड भी नहीं है, ई से है तो यानी कि एवरी आएगा। ई के बाद कोई एफ से रिलेटेड है क्या, तो आप देखोगे यस एफ से रिलेटेड है, एंड एफ से रिलेटेड दो हैं, फाइंड एंड फॉल्ट। तो फाइंड पहले आएगा या फॉल्ट पहले आएगा। फर्स्ट लेटर आपका सेम है तो आप सेकंड लेटर पे मूव करोगे तो आपका ए पहले आएगा, यानी कि आपका फॉल्ट पहले आएगा। तो आपका कैसे लगेगा, ऑलवेज लिखा जाएगा, उसके बाद एवरी लिखा जाएगा, देन आपका फॉल्ट लिखा जाएगा, एंड फिर उसके बाद एज इट इज बाकी चीजों को उतार दिया जाएगा। तो ये देखो कौन से वाले स्टेप में है, तो आपका ऑलवेज एवरी एंड फॉल्ट। थर्ड स्टेप में है ऑलवेज एवरी फॉल्ट, और उसके बाद आप देखोगे इन लिखा हुआ है, थिंग ऐसी ही, यू ऐसी ही, ट्राई टू फाइंड सम एज इट इज उतार दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट। चलिए स्टेप सॉरी जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसको आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसको पूरा मत बनाइएगा, खाली आप लोग नंबर डालिए और नंबर डाल के बताइए कि इसका जो लास्ट स्टेप है या फिर इसमें कितने इनपुट में इसका लास्ट स्टेप निकल कर आएगा। तो खाली नंबर्स डालना और नंबर्स डालने के अकॉर्डिंग आप मुझे बताना। अब आ जाते हैं हम लोग सेट 2 पर कि सेट 2 को यहाँ पे कैसे करा जाएगा। ओके यहाँ पे खाली नंबर्स गिवन है, तो देखो इन नंबर्स को कैसे सेट करा गया है। तो लास्ट पर आ जाओ, स्टेप 4 पे आ जाओ, क्या इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है, तो आप देखोगे असेंडिंग में तो नहीं लग रहा बिकॉज 299 गिवन है, देन 766 गिवन है, फिर 655 है, 409 है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर तो नहीं लग रहा, और असेंडिंग नहीं लग रहा तो डिसेंडिंग भी नहीं लग रहा है, बिकॉज ना तो अगर ये असेंडिंग में नहीं लगा है तो ये डिसेंडिंग में भी नहीं लगा हुआ है, सब उल्टे पुल्टे यहाँ पे लगाए गए हैं। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर आप इसके आखिरी वाले नंबर पे चलोगे तो आखिरी में देखो अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 9 आ गया है, यानी कि अगेन आपके आखिरी वाले नंबर से भी रिलेटेड नहीं है। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा एक लॉजिक ये होता है कि इन सारे जो डिजिट्स होते हैं नंबर्स का उनको प्लस कर रहे होते हैं। तो अगर आप उन्हें प्लस करोगे तो यहाँ पे देखोगे 299, इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 9 9 18 19 और 20। 766 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 6 6 12 6 18 और एक 19। इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 16। इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 9 10 11 12 और एक 13। इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 9 10 और एक 11, और इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 3 4 5 और एक 6। तो आप देखोगे यहाँ पे कैसे चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, लेकिन जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो कैसे लगाया गया है, वो आपका यहाँ पे जो डिजिट्स है नंबर की उनको प्लस करके लगाया गया है। अब हम ये देखते हैं कि ये इसका जो पैटर्न है वो कैसे चल रहा है। तो आप देखोगे जो इनपुट है उसमें 655 का जो टोटल 55 का जो टोटल है वो कितना होगा आपका 16 हो जाएगा, 766 का 19 है, 322 का आपका क्या है यहाँ पे 6 है, 409 का 13 है, 911 का यहाँ पे क्या है 11 है, एंड 299 का यहाँ पे क्या है 20 है। अब इन्होंने इसको फिक्स कैसे करा है, सबसे पहले ये लोग जिसका सम ज्यादा है उसको लेकर आए हैं, तो यानी कि 299 को इन्होंने फिक्स करा है इन फर्स्ट स्टेप। सो 299 को इन्होंने फर्स्ट स्टेप में फिक्स करा है, बाकी को इन्होंने एज इट इज उतार दिया है। फिर 299 के बाद यहाँ पे जिसका सम 20 से कम है जस्ट उसका नीचे आएगा, उसको इन्होंने लिया है, यानी कि 766 को इन्होंने पिक करा है, बाकी को एज इट इज उतार दिया है। फिर आप देखोगे यहाँ पे 19 के बाद हमें 16 वाले को ही लेकर आना था, लेकिन 16 वाला हमारा स्टेप 2 में ऑलरेडी एज इट इज आ गया है, इसलिए इन्होंने 16 को स्टेप 2 में ही काउंट कर लिया है, और स्टेप 3 में इन्होंने 409 को रखा है, बाकी को एज इट इज उतार दिया है। फिर 409 को इन्होंने स्टेप 4 में एज इट इज उतारा है, और बाकी 911 को ये पहले ले आए हैं, 322 को नंबर ऑफ डिजिट सॉरी जो आपका सम आया है डिजिट उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको सेट कर दिया है। तो बहुत ही छोटा सा लॉजिक था, जो आपके डिजिट्स है उनका सम करा है, और उसमें जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको ये लेके यहाँ पे चले हैं, राइट। अब इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, 2 क्वेश्चंस मैं करूंगी, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोला गया है इफ दिस इज द इनपुट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी। अच्छा यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर ये आपका इनपुट है तो ये वाला जो आपका स्टेप गिवन है ये स्टेप कौन सा होगा। सो ये स्टेप कौन सा है आप देख लो, 124 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा 4 5 6 और एक 7, और इसको प्लस कर लो 5 4 9 7 16, इसको प्लस कर लो तो 9 7 कितना हो गया यहाँ पे 9 और 7 ये भी हो गए 16 है ना। ओके फिर 554 को अगर प्लस करो तो कितना आ जाएगा 5 4 9 और सॉरी 4 4 8 4 12 और एक 13।
फिर इसको प्लस करो कितना आएगा यहाँ पे 3 और 3 6, 6 4 10 और इसको प्लस करोगे कितना आएगा यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 और 1 12। सबसे पहले यहाँ पे जो मशीन इनपुट है उसमें क्या आना चाहिए, सबसे जो बड़ा नंबर है उसको लेकर आना चाहिए। तो आप देखोगे 16 वाले को लेकर आना चाहिए, लेकिन 16 दोनों है तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, दोनों को ही उतार दिया है। अच्छा, दोनों को जो उतारा है मतलब दोनों को जब इन्होंने यहाँ पे लेकर आए हैं तो इन्होंने किस चीज पर ध्यान दिया है कि आपका 790 को इन्होंने पहले लिख दिया है और 457 को बाद में लिखा है। ये हो सकता है कि इन्होंने सम के संग इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको भी लेके चल रहे हैं। तो ये तो आपका दोनों कैसे आ गए, फर्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। सॉरी, ये फर्स्ट स्टेप में नहीं आएंगे, आपका फर्स्ट स्टेप में 790 को उतारा जाएगा। ओके, क्योंकि एक स्टेप में आप एक ही को उतारोगे तो 790 को इन्होंने पहले उतारा होगा, फिर उसके बाद इन्होंने किसको करा है 457 को यहाँ पे उतारा है। ठीक, 16 के बाद फिर क्या आना चाहिए, आपका 13 आना चाहिए। सो 13 आना चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है 554 जिसका सम 13 है उसी को यहाँ पे पिक करा है, यानी कि इन्होंने थर्ड स्टेप भी बनाया है। अब 13 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, फोर्थ स्टेप में 12 को आना चाहिए, यानी कि 624 को यहाँ पे लिखना चाहिए। लेकिन 624 को इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है, 124 को लिखा है, जो कि आपका यहाँ पे आ रहा है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने थर्ड स्टेप तक इसे बनाया है, बाकी को फिर इन्होंने एज इट इज उतार दिया है। तो 3 स्टेप का इन्होंने यूज करा है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी करेक्ट आंसर। ओके, then given है how many step will be required to get the final output from the following input। इसमें ये बोला गया है कि आपको फाइनल जो लास्ट स्टेप है मतलब या फाइनल जो कितने स्टेप्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे आउटपुट जो है उसको फाइंड करने पे। तो आप देखोगे यहाँ पे इसको प्लस कर लो 3 4 5 5 4 और कितने हो गए यहाँ पे 9, और फिर इसको प्लस कर लो तो 8 और 9 कितने हो गए 8 और 8 16 1 17 17 और 5 को प्लस करोगे तो कितना हो गया यहाँ पे 21। ओके, 8 1 और 3 को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 8 और 1 9 10 11 और 1 12, 5 और 3 कितने हो गए 8, फिर 8 3 और 5 इसको प्लस कर लो तो 8 और 8 16 और इसको प्लस करोगे तो आप कितना होगा 3 और 3 6 और 4 10। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में आपका 21 वाला नंबर आएगा तो वो आ जाएगा। सेकंड स्टेप में आप 16 वाले को लेकर आओगे तो सेकंड स्टेप ये बनेगा। फिर थर्ड स्टेप में आप किसको लेकर आओगे, यहाँ पे 12 को लेकर आओगे तो थर्ड स्टेप में आपका 12 आएगा। फोर्थ स्टेप में आप किसे लेकर आओगे 10 को लेकर आओगे तो फोर्थ स्टेप में आपका 10 आ जाएगा। फिफ्थ स्टेप में आपका 9 आना चाहिए, लेकिन जब आप 4 स्टेप सेट करोगे और 4 स्टेप सेट करने के बाद इनको कैसे रखोगे, पीछे की ओर जब रखोगे तो आपका 9 वाला नंबर ऑलरेडी ही आ जाएगा, यानी कि ये 4 स्टेप में काउंट होगा। और उसके बाद हमें जो 8 नंबर वाला लेकर आना है वो भी आपका एज इट इज ही आ रहा है, तो फिफ्थ स्टेप में ये भी आ जाएगा। तो आपके कितने सॉरी फिफ्थ स्टेप जो हमें लेकर आना था यहाँ पे 504 के लिए, ये भी आपका फोर्थ स्टेप में ही काउंट होगा, क्योंकि ये इसकी पोजीशन भी एज इट इज ऐसे ही बनी रह जाएगी। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जब आप 4 वाले को सेट कर रहे हो 433 तो आप 234 एंड 503 को एज इट इज इसके पीछे लिखोगे, और जिस जिस कंडीशन में आप इनको लिख रहे हो, जिस लॉजिक के संग आप इसे अरेंज कर रहे हो, इसको वैसे ही अरेंज होना है, तो ये 4 स्टेप में ही काउंट हो जाएगी। तो इसके कितने हमें स्टेप मिलेंगे फाइनल आउटपुट निकालने के लिए, 4 मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। एक बात फिर से रिपीट करना चाहूंगी, करंट अफेयर्स फंडा 1@gmail.com जो है उस पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन मिल रहा है मशीन इनपुट का, तो ओके। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि इफ फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ द इनपुट व्हाट विल बी द फिफ्थ स्टेप। तो अगर ये सेकंड स्टेप है तो इसका फिफ्थ स्टेप क्या होगा, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, 3 मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़े हैं, तीनों क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं है। एक क्वेश्चन आपका वर्ड से रिलेटेड है, 2 आपके नंबर से रिलेटेड है। तो प्लीज कमेंट्स में आप लोग 1 2 एंड 3 इस तरीके से आप रिप्लाई दीजिएगा, और रिप्लाई प्लीज जरूर दिया करो ताकि मुझे ही पता चले कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। तभी मैं आपके लिए फिर आगे भी एज अ होमवर्क अभी मैं ऐसे क्वेश्चन दे रही हूँ, आगे मैं पूरा एक सेट आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया करूंगी। तो आप लोग प्लीज इस पे पार्टिसिपेट करिए, तभी तो अच्छा लगेगा ना, मुझे भी लगेगा कि हाँ जो मेहनत मैं कर रही हूँ वो आप लोगों को उसमें हेल्प मिल रही है। ओके, तो प्लीज आप लोग कमेंट में इसका रिप्लाई करा करिए। यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट को ऐड करा गया है जो आपके आगे आने वाले एग्जाम एसएससी रेलवे एंड बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप यहाँ जाके व्यू कर सकते हैं इन प्लेलिस्ट को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।